खबरनामा के प्रायोजक हैं सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी रूबरू कराएंगे। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर डीएम ने विद्युत बकायेदारों से एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए की अपील। डालमिया भारत फाउंडेशन ने सीतापुर रेलवे स्टेशन पर चलाया स्वच्छता अभियान। फिर बात करेंगे उत्तराखंड की सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए सीतापुर में की गई ईश्वर से प्रार्थना। खबरनामा के अंत में बात करेंगे 2 दिन बाद बदल सकता है यूपी का मौसम, बढ़ेगी ठंड। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक पर आयोजित हुई ब्लॉक स्तरीय रबी गोष्ठी, किसानों को मिली जानकारी। सीतापुर की लहरपुर बीआरसी में शिक्षक संकुल समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। सीतापुर के सिधौली और कसमंडा में ग्राम चौपालों का हुआ आयोजन। सीतापुर की जिला स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी में जैविक खादों के प्रयोग पर जोर। आखिरकार पकड़ा गया आदमखोर बाघ, लखीमपुर में आम आवाम ने ली राहत की सांस। लखीमपुर में शनिवार को सरियापारा और मखान खंड पहुंचेगी विकसित संकल्प भारत यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब यूपी कांग्रेस ने की पदयात्रा की तैयारी। अब यूपी में ही नहीं पूरे देश में ट्रेंड कर रहा बाबा का बुलडोजर। अब खबरें जनपद सीतापुर से। यूपी पावर कारपोरेशन द्वारा अपने बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इसमें उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर लगने वाले सरचार्ज में छूट दी गई है। सीतापुर के डीएम अनुज सिंह ने सभी विद्युत बकायेदारों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। डीएम ने बताया कि यह योजना 3 चरणों में लागू है। इसके प्रथम चरण यानी 8 नवंबर से 30 नवंबर तक पंजीकरण कराने वालों को अधिकतम लाभ मिलेगा। इसके अलावा विद्युत चोरी के मामलों में उपभोक्ताओं को लाभ लेने के लिए निर्धारित राशि का 10% पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा, जिसके उपरांत अधिकतम 65% की छूट शमन शुल्क के अतिरिक्त निर्धारण राशि पर उपभोक्ता को प्रदान की गई है। डालमिया भारत फाउंडेशन के दीक्षा कौशल विकास केंद्र द्वारा सीतापुर रेलवे स्टेशन में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत दीक्षा केयर गिर बैच के छात्र छात्राओं ने रेलवे स्टेशन परिसर में सफाई की। इस कार्यक्रम में रेल विभाग के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के लाभ बताते हुए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में डालमिया भारत फाउंडेशन से दीक्षा प्रबंधक विमल त्रिपाठी, जवाहरपुर चीनी मिल से लोकेशन लीड अर्जुन त्रिपाठी, दीक्षा ट्रेनर विकास वर्मा, विक्रम कुमार, सुधाकर पांडे, विनीत एवं राकेश सहित दीक्षा प्रशिक्षार्थियों ने भी श्रमदान किया। इस मौके पर बॉश कंपनी के रोहित गुप्ता भी मौजूद रहे। जनता की शिकायतों एवं समस्याओं को स्थानीय स्तर पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 18 नवंबर को सीतापुर जिले में सभी तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस तिथि को जिलाधिकारी अनुज सिंह द्वारा तहसील मिश्रिक के संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता किया जाना प्रस्तावित है। सीतापुर नगर के सिटी सेंटर प्रांगण में नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का कैंप लगाया गया। यह शिविर 18 नवंबर को भी जारी रहेगा। इस अवसर पर बताया गया कि इस प्रशिक्षण कैंप का उद्देश्य लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर चिकित्सा टीम के अतिरिक्त क्लस्टर प्रबंधक लोकेंद्र सिंह, शाखा प्रबंधक रजनीश बाथम, एजेंसी मैनेजर वैभव कंचन, यूनिट मैनेजर विनीत, सतीश और मनोज वर्मा आदि मौजूद रहे।
सीतापुर के कृषि विभाग द्वारा विकास खंड स्तरीय रवि गोष्ठी का आयोजन ब्लॉक कसमंडा में किया गया। कार्यक्रम में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए विषय वस्तु विशेषज्ञ अनुभव त्रिवेदी ने बुआई के लिए खेती की तैयारी से लेकर फसल पकने तक की विधिवत जानकारी दी। इस मौके पर बीटीएम मनोज कुमार, पीपीएस रंजीत कुमार वर्मा, एटीएम अनुपम शुक्ला, मोहित तिवारी, टीए विजय कुमार, एटलेस कुमार, कृषक अनुज कुमार मिश्रा, गुड्डू रावत, अशोक छोटेलाल, पुनीत, श्याम किशोर और रामा देवी आदि उपस्थित रहे। रामकोट अंतर्गत तुलसनपुर में 5 दिवसीय बौद्ध धम्म ज्ञान देशना एवं जन जागरूकता समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बहुजन समाज के लोगों ने बुद्ध भगवान व बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। संघ मित्रा बौद्ध ने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की झांकियां प्रस्तुत कर उनके जीवन संघर्षों के बारे में बताया। संघ मित्रा बौद्ध ने आह्वान किया कि सभी लोग अपने पाल्यों को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि उसी से भविष्य का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि हमें महापुरुषों से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने समाज को नई दशा और दिशा देने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। इस दौरान सिद्धार्थ गौतम ने रमाबाई, बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिवाजी, सम्राट अशोक आदि महापुरुषों की मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की। इस दौरान आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी, विद्या देवी, सुनीता गौतम, अशोक कुमार, आयोजक अनिल कुमार धवल, लालता प्रसाद, रामपाल, पप्पू भारती, राजेंद्र प्रसाद, रमेश कुमार, विशुन कुमार वर्मा, संजीव कुमार, जगदीश प्रसाद, किसान वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष संतोष कुमार राव, भीम आर्मी मीडिया प्रभारी अखिलेश गौतम, उपेंद्र गौतम, अरुण बॉस और हृदय कुमार गौतम आदि मौजूद रहे। सीतापुर के महोली अंतर्गत इमलिया में 5 दिवसीय बौद्ध धम्म ज्ञान चर्चा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बौद्ध कथावाचक जीपी बौद्ध ने लोगों को जागरूक किया। कथा में चौथे दिन के अवसर पर धम्म मंच के माध्यम से तथागत बौद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमाबाई, ललई सिंह यादव, द्रोणाचार्य आदि महापुरुषों की झांकियां प्रस्तुत की गई। बौद्ध कथा की मिशन गायिका पूजा बौद्ध ने बताया कि महापुरुषों द्वारा दलित समाज सहित सर्व समाज के लिए किए गए संघर्षों को हमें महापुरुषों से सीखना चाहिए। इस दौरान बौद्ध कथा कमेटी के आयोजक विनोद कुमार गौतम, ग्राम प्रधान मुकेश वर्मा, डॉक्टर आर.के. गौतम, मुकेश कुमार गौतम, राम लखन बौद्ध, हरिशंकर गौतम, नवीन कुमार गौतम, मोनू गौतम, मुन्ना गौतम, निर्भय गौतम, सीलू गौतम, प्रवीण कुमार गौतम और कन्हैया कुमार आदि मौजूद रहे। मशहूर शायर अदम गोंडवी का एक बड़ा मकबूल शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मौजूदा वक्त यह शेर सीतापुर जिले के कसमंडा क्षेत्र में रहने वाले किसानों पर सही साबित हो रहा है। सरकार खेती किसानी को बड़ी इमदाद देने का दावा करती है, लेकिन यहाँ का हाल देखें तो सारे दावे झूठे दिखाई देते हैं। कसमंडा इलाके के किसानों के सामने मौजूदा वक्त गेहूं की बुआई कर पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसकी वजह क्षेत्र से गुजरी वह खीरी ब्रांच नहर है, जिसमें विभाग लंबे समय से पानी छोड़ना भूल चुका है। जिला मुख्यालय पर बैठे अधिकारी कहीं भी उर्वरकों की कमी नहीं होने का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन हकीकत में देखें तो यहाँ की साधन सहकारी समिति कमलापुर, नेवादा, सुरैचा, थानापट्टी, बहिरीमऊ, भिठौली, नेवराजपुर और भंडिया सहित क्षेत्र की तमाम सहकारी समितियों पर डीएपी खाद का एक दाना तक नहीं है। यही नहीं, राजकीय कृषि बीज भंडार कसमंडा में किसानों को भरपूर उपज देने वाली मनचाही गेहूं प्रजाति 2967 का बीज भी उपलब्ध नहीं है, जिससे किसानों को मजबूरन महंगी दरों पर यह बीज निजी दुकानों से खरीदना पड़ रहा है। लहरपुर ब्लॉक संसाधन केंद्र में शिक्षक संकुल समीक्षा बैठक का आयोजन बीईओ शाहीन अंसारी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में निपुण भारत मिशन, छात्रों की उपस्थिति को बेहतर बनाने तथा अभिभावकों को विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में शामिल करने पर चर्चा की गई। बीईओ शाहीन अंसारी ने सभी शिक्षकों को गंभीरता, लगन और मेहनत से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक डाइट पर आयोजित होने वाले आकलन में बेहतर परिणाम के लिए पूरी क्षमता से कार्य करें। इस मौके पर एआरपी सुरेश कुमार, पुष्पेंद्र मौर्य, संकुल शिक्षक अनवर अली, संदीप कुमार वर्मा, जुबेर वारिस, राजेश वर्मा, मोहम्मद अहमद अंसारी, अल्पना वर्मा, अमिता वर्मा और रामचंद्र वर्मा आदि मौजूद थे। सिधौली ब्लॉक क्षेत्र की 2 ग्राम सभाओं अकोहरा व अकबरपुर उनई में ग्राम चौपाल का आयोजन कर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका निदान किया गया। ग्राम सभा अकोहरा के प्रधान भवन में नोडल अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी कृषि योगेश शर्मा के नेतृत्व में आयोजित चौपाल में 48 किसानों को निःशुल्क डिकम्पोजर के पैकेट दिए गए। योगेश शर्मा ने किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि किसान उन्नतिशील बीज 50% अनुदान पर हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अकबरपुर उनई में भी किसानों को चौपाल में ब्लॉक के अधिकारियों की ओर से योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान क्षेत्र के प्रधान, सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका सहित ग्रामीण मौजूद रहे। सिधौली के मोहल्ला सिद्धेश्वर नगर में नवयुवकों ने माता दुर्गा जागरण का आयोजन किया।
पंडित यज्ञेश नंदन मिश्रा ने यजमान राजकुमार की माता से ज्योति प्रज्वलित कराकर इसका शुभारंभ किया। माता रानी का भव्य श्रृंगार पूजन के बाद शिव सांवरिया जागरण परिवार सीतापुर के कलाकारों ने अपनी भेंटों और झांकियों से लोगों को बांधे रखा। इस मौके पर समिति के विपिन मिश्रा, मीतू सोनी, सभासद संतोष राजपूत, राजकुमार शिवम शुक्ला, मोहित सनी निगम, विशाल अशोक, शिवम छोटू सूरज ने कलाकारों का सम्मान किया और छोटू तिवारी, राजन, कृष्णमोहन, ललित, रजत, दीनू, नीरज अवस्थी, शिवा वाजपेयी, पूजा, मीरा, रोली, चमेली और पुष्पा आदि तमाम भक्त मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ऊंचा खेरा अजई के पंचायत भवन में ग्राम चौपाल का आयोजन एडीओ पंचायत ओमेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में किया गया। वहीं ग्राम पंचायत छाजन के पंचायत भवन में ग्राम चौपाल का आयोजन एडीओ सहकारिता आशुतोष ध्रुवे की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ग्रामीणों को एडीओ एजी रामवीर सारस्वत ने सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके पर जेई आरईडी शिव कुमार पटेल, सचिव सिद्धूर कुमार, दीप कुमार, प्रधान ऊंचा खेरा अजय किरण देवी, प्रधान छाजन गीता देवी और प्रधान प्रतिनिधि हरिनाम आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 40 मजदूरों की सलामती के लिए और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए कमलापुर कस्बे में पूजा पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर आरुषि तिवारी, सोमिल विश्वास, भानु यादव, मयंक वाजपेयी और षष्ठी विश्वास आदि ने भगवान भोलेनाथ का पूजन कर सभी मजदूरों के लिए मंगल कामना की। सीतापुर में जनपद स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी में किसानों को जैविक खादों के प्रयोग करने पर जोर दिया गया। किसानों को दानेदार यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के प्रयोग और उसके महत्व की जानकारी दी गई। कलेक्टर सभागार में आयोजित रबी उत्पादकता गोष्ठी की अध्यक्षता सीडीओ निधि बंसल ने की। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर से कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अमरनाथ ने किसानों को अच्छे बीजों को चयन कर बुआई से पहले बीज शोधन करने की सलाह दी। गोष्ठी में उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह, जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार, इफ्को के प्रबंधक अधिशासी अभियंता विद्युत, जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव, एआर कोऑपरेटिव आदि ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सीतापुर ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा सीबीएसई इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट के अंतर्गत 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। 17 नवंबर को इसका शुभारंभ सीतापुर के नेपालापुर स्थित महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय में किया गया। यह प्रतियोगिता बालक एवं बालिका वर्ग में आयोजित की गई है, जिसमें कुल 9 विद्यालयों के विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। इनमें केंद्रीय विद्यालय प्रथम पाली, केंद्रीय विद्यालय द्वितीय पाली, महर्षि विद्या मंदिर, ओएनजीसी सामुदायिक स्कूल लहरपुर, जीवन ज्योति कॉन्वेंट स्कूल खैराबाद, सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लखनऊ पब्लिक स्कूल और पुलिस मॉडर्न स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रथम दिवस में प्रतिभाग किया। प्रथम दिवस में सभी लीग मैच पूर्ण हो गए। इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले 18 नवंबर को खेले जाएंगे। इस मौके पर सीतापुर ओलंपिक एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष सिंघानिया और महर्षि विद्यालय की प्रधानाचार्य शिक्षा दीक्षित ने मौजूद रहकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनको शुभकामनाएं दी। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। तहसील गोला गोकर्णनाथ के अंतर्गत वन रेंज मैलानी के ग्रांट नंबर 3 में आदमखोर बाघ ने कई माह से आतंक मचाते हुए 2 व्यक्तियों सहित कई पशुओं को निवाला बना लिया था। आदमखोर बाघ को पकड़ने अथवा मारने को लेकर स्थानीय लोग वन विभाग पर काफी आक्रोशित थे। कई बार ग्रामीणों का गुस्सा भी वन अधिकारियों को झेलना पड़ा था। इसके बाद वन विभाग के फील्ड डायरेक्टर ललित वर्मा ने उच्च अधिकारियों को बाघ के हिंसक होने की सूचना देते हुए उसे ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने की अनुमति प्राप्त की थी। यह अनुमति मिलने के 24 घंटे के अंदर ही वन विभाग ने नरभक्षी हो गए बाघ को बेहोश करके पकड़ लिया। इस बाघ के पकड़े जाने से क्षेत्र में काफी राहत का माहौल है। बाघ को बेहोश कर पकड़ने की यह सफलता वन रेंज अधिकारी मैलानी अनिल कुमार, एसडीओ शाकिब खां, डिप्टी रेंजर संत कुमार त्रिपाठी, फॉरेस्टर अखिलेश सिंह, राजाराम तिवारी, एसटीपीएफ भीरा स्टाफ, वन दरोगा अखिलेश सिंह, वन रक्षक शरद मिश्रा तथा पुलिस चौकी कुकरा के प्रभारी मोहित पुंडीर के नेतृत्व में पुलिस बल और वन विभाग की टीम ने हासिल की है। लखीमपुर के पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी पीड़ितों की मदद को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। चाहे कोई गरीब जरूरतमंद हो या बीमार लाचार या किसी परेशानी का शिकार हुआ हो, रोमी साहनी की सहायता उस तक पहुंच ही जाती है। ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। पलिया क्षेत्र के बासुकपुर में एक बाघ ने हमला कर नरेंद्र कुमार को मार डाला था। इसकी सूचना मिलने पर रोमी साहनी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और नरेंद्र के पिता राजाराम को ढांढस बंधाते हुए अपनी तरफ से 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके आंसू पोंछने का प्रयास किया। इस मौके पर विधायक ने उन्हें सरकार से भी 5 लाख रुपये का मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में विकसित भारत संकल्प यात्रा लखीमपुर में पलिया ब्लॉक के बनकटी और भूड़ा गांव पहुंची। बतौर नोडल अधिकारी डीडीओ दिनकर विद्यार्थी भी इसमें शामिल हुए। जनजातीय गौरव दिवस पर बिरसा मुंडा की स्वाधीनता को स्मरण कर डीडीओ दिनकर विद्यार्थी व पीओ यूके सिंह ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज़ादी के आंदोलन में जनजातीय समाज के संघर्ष को याद किया। डीडीओ ने उपस्थित जन समूहों को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने की शपथ दिलाई। दोनों जनजातीय गांव में जागरूकता रथ के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनजातीय क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों से संबंधित वीडियो का प्रसारण भी हुआ। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य शिविर, आधार नामांकन जैसी सेवाएं भी कार्यक्रम स्थल पर प्रदान की गई। इस मौके पर सैम श्रेणी के लिए चिन्हित बच्चों को पोषण पोटली प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परियोजना अधिकारी यूके सिंह ने कहा कि लोगों को आज़ादी के महानायक भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। इस कार्यक्रम को लेकर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 18 नवंबर को दिवस नोडल अधिकारी डीपीओ भारत प्रसाद के नेतृत्व में यह विकसित भारत संकल्प यात्रा जनजातीय क्षेत्र सरियापारा और मसान खंब पहुंचेगी। लखीमपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की। इस दौरान किसानों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी। डीएम ने अफसरों को किसानों की समस्याओं का समय से व गुणवत्तापरक निस्तारण कराने का निर्देश देते हुए मौजूद किसानों को पराली न जलाने जाने का संकल्प दिलाया। डीएम ने कहा कि किसानों की समस्याओं का निदान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने भी किसानों की समस्याएं सुनते हुए निराकरण के लिए संबंधित को निर्देशित किया। उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्र ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए किसानों को फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के लिए जागरूक किया। बैठक में जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी, डीसीओ वेद प्रकाश सिंह, जिला कृषि रक्षा अधिकारी सत्येंद्र सिंह, जिला उद्यान अधिकारी मृत्युंजय सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर निरंजन लाल, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीके बिसेन और पीके शुक्ला आदि कई संबंधित अधिकारी तथा किसान मौजूद रहे। लखीमपुर में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पूजा का त्यौहार शहर के सेठ घाट पर मनाया जाएगा। छठ पूजा में 19 नवंबर की शाम को ढलते हुए सूरज को अर्घ देकर तथा 20 नवंबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ देते हुए इस त्यौहार को मान्यता के मुताबिक मनाया जाएगा। छठ पूजा में पूजा स्थल सेठ घाट पर करीब 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पूजा स्थल पर श्रद्धालु प्रायः अपने निजी वाहन, कार, मोटरसाइकिल व अन्य साधन, ई रिक्शा, मैजिक आदि से आते हैं। सेठ घाट पूजा स्थल पर श्रद्धालुओं की सुगमता से पहुंचने के लिए इमली तिराहा व मेला मैदान से होते हुए आने वाले वाहन व श्रद्धालु सेठ घाट तिराहा से होकर सेठ घाट छठ पूजा स्थल पर पहुंचते हैं। छठ पूजा स्थल पर पहुंचने हेतु एक अन्य मार्ग सैदरी बाईपास से करीब 50 मीटर आगे से आलू गोदाम से होता हुआ छठ पूजा स्थल तक आया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त संख्या में सिविल पुलिस, पीएसी, एलआईयू, महिला पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं के यातायात सुगमता के लिए जगह जगह पर यातायात पुलिस लगाई गई है। संपूर्ण यातायात व्यवस्था को 3 सेक्टरों में विभाजित कर यातायात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। लखीमपुर के वन रेंज धौरारा अंतर्गत खमरिया थाना क्षेत्र के वैबाहा गांव में गन्ने के खेतों से निकलकर गांव में घुसे तेंदुए ने पेड़ पर बैठे पालतू बंदर का शिकार कर लिया। यह देख ग्रामीणों ने शोर मचाया तो तेंदुआ बंदर के शव को छोड़कर गन्ने के खेतों में घुस गया। इसकी जानकारी पाकर तत्काल मौके पर पहुंची हल्का पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने को कहते हुए वन विभाग को सूचना दी है। इस बाबत मौके पर मौजूद ग्रामीण संजय यादव ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे बंदर की चीख सुनकर जब हम लोग बाहर निकले तब तक तेंदुआ पेड़ पर बैठे पालतू बंदर पर हमला कर गिरा चुका था। उन लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ बंदर को छोड़कर खेत में भाग गया। वह बंदर के शव को लेने के लिए 3 बार आया पर कामयाब नहीं हो सका। घटना की सूचना पाते ही खमरिया थाना के हल्का इंचार्ज उप निरीक्षक नागेंद्र कुमार पांडे ने हालात का जायजा लेकर लोगों से सावधानी बरतने को कहा। घटना की सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन क्षेत्राधिकारी एनके चतुर्वेदी ने लोगों को गन्ने के खेत के आसपास न जाने की सलाह देते हुए तेंदुए की तलाश के लिए विभागीय टीम को मौके पर रवाना कर दिया। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि तेंदुए की लोकेशन जानने के लिए रेंज से टीम मौके पर रवाना कर नजर रखी जा रही है। लखीमपुर की नगर पंचायत सिंघाई भेड़ौरा में महारानी सूरत कुमारी पब्लिक स्टेट फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कस्बे में प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली इस प्रतियोगिता को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। इस टूर्नामेंट में कई जिलों की टीमें इस बार सिंघाई की सरजमी पर अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगी। बता दें कि प्राचीन काल में सिंघाई कस्बा खैरीगढ़ स्टेट के अधीन आता था। यहाँ की महारानी सूरत कुमारी ने वर्ष 1924 में रामलीला मैदान के समीप स्थित खेल ग्राउंड में अपने नाम से इस टूर्नामेंट की शुरुआत की थी।
तब से लेकर इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन लगातार किया जा रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस फुटबॉल टूर्नामेंट में प्रदेश स्तर की फुटबॉल टीमों के साथ साथ कई जिलों की टीमें इस आयोजन में भाग लेती हैं। इस फुटबॉल टूर्नामेंट को देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ आस पड़ोस के जिलों के अलावा पड़ोसी मुल्क नेपाल के खेल प्रेमी भी दर्शक दीर्घा में बैठकर इसका लुत्फ उठाते हैं। 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित किए जाने वाले 100वें महारानी सूरत कुमारी पब्लिक स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट में बनारस स्पोर्ट्स कॉलेज, सनराइज लखनऊ, सहारा स्टेट लखनऊ, गोरखा नानपारा लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज, फैजाबाद स्पोर्ट्स कॉलेज, बरेली स्पोर्ट्स कॉलेज, GR11 गोरखा नानपारा, बनारस हॉस्टल, आगरा, महाराजगंज, बहराइच, गोंडा, सिंगाही, गौरीफंटा समेत कई जिलों व आस पड़ोस की टीमें भाग ले रही हैं। महारानी सूरत कुमारी स्टेट पब्लिक फुटबॉल टूर्नामेंट के महामंत्री सुनील बत्रा ने टीमों और कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 100 साल पूरे होने पर इस बार टूर्नामेंट को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। इस टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में निघासन विधायक शशांक वर्मा व भाजपा के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह द्वारा किया जाएगा और पलिया विधायक रोमी साहनी इस मौके पर खास मेहमान के रूप में मौजूद रहेंगे। एक समय था जब समूचे देश में कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी। धीरे धीरे हालात बदलते गए, वोट बैंक टूटे और कांग्रेस सिमटती गई। आज की तारीख में अगर यूपी में कांग्रेस की हालत देखें तो वह हाशिया के भी पीछे खड़ी नजर आती है। लगातार 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में भारी मशक्कत भी पार्टी को मजबूत नहीं कर सकी। अब लोकसभा चुनाव 2024 की बारी है। इस बार कांग्रेस यूपी में कुछ बेहतर करने का हर मुमकिन जतन कर रही है। अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद कामकाज के मामले में तकरीबन फ्री हैंड दिया गया है। रोज नई नई रणनीति बन रही है। ऐसी ही एक रणनीति यूपी में पदयात्रा की है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफी चर्चित हुई थी। कांग्रेस इसे सफर मानती है। यही वजह है कि यूपी में पदयात्रा की बात चल रही है। चर्चा है कि यह पदयात्रा सभी 80 लोकसभा सीटों में जाएगी और इसमें हर रोज 25 किलोमीटर पदयात्रा करने का लक्ष्य रखा जाएगा। फिलहाल यूपी कांग्रेस का यह प्रस्ताव आला कमान के सामने है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही यह पदयात्रा शुरू होगी। अब बात कांग्रेस और सपा में छिड़ी रार की। चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव से बैर लेना कांग्रेस को कम से कम यूपी में तो जरूर भारी पड़ेगा। एमपी के विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग की गाड़ी पटरी से उतरने के बाद सपा कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर फायर हैं। हाल यहां तक पहुंच गया है कि दोनों दल यूपी की सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। ऐसे में अमेठी और रायबरेली, जिसे कांग्रेस की पारिवारिक सीट माना जाता है, कांग्रेस और सपा वहां अलग अलग लड़े तो क्या होगा, इस पर चर्चाओं का दौर शुरू है। बता दें कि राजनीतिक शिष्टाचार के चलते अब तक सपा इन दोनों सीटों पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारती रही है। जानकार 2022 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा सामने रखकर कांग्रेस को मुश्किल होने की बात कह रहे हैं। गौरतलब है कि 2022 में अमेठी सीट पर बीजेपी की 4,19,000 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर सपा को 3,52,000 वोट मिले थे और तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस केवल 1,43,000 वोट ही हासिल कर सकी थी। रायबरेली सीट पर सपा को 4,02,000 तथा भाजपा को 3,82,000 और कांग्रेस को महज 1,41,000 वोट मिले थे। आंकड़े गवाह हैं कि अगर सपा और कांग्रेस आमने सामने लड़े तो अमेठी सीट गंवा चुकी कांग्रेस अब उस रायबरेली सीट को भी गंवा सकती है, जहां से कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी मौजूदा सांसद हैं। यूपी में अब वह दिन दूर नहीं जब यदि किसी का पाले अगर स्कूल नहीं पहुंचा तो स्कूल के टीचर उसका हाल लेने पहुंच जाएंगे। दरअसल यूपी का बेसिक शिक्षा विभाग स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने पर जोर दे रहा है। ऐसे में जो छात्र छात्रा लगातार 6 दिन स्कूल ना आए, टीचरों को उसके अभिभावक से पूछताछ करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि यूपी के बेसिक स्कूलों में तमाम प्रयासों के बाद भी विद्यार्थी उपस्थिति का दैनिक आंकड़ा 60% से आगे नहीं बढ़ पाया है। शासन इसे लेकर चिंतित है और उसने 10% उपस्थिति बढ़ाने का लक्ष्य दिया है। यही वजह है कि स्कूल शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद को ऐसा निर्देश जारी करना पड़ा है। इसके अलावा अब स्कूलों में अक्सर गैर हाजिर रहने वाले विद्यार्थियों की सूची बनाई जाएगी। अगर गैर हाजिरी 3 दिन जारी रही तो शिक्षक संबंधित अभिभावक को फोन कर इसकी जानकारी देंगे और यदि कोई लगातार 6 दिन तक स्कूल नहीं पहुंचेगा तो शिक्षक उसके घर जाकर अभिभावक से बात भी करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा निराला है।
देश के सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति होने के साथ साथ वह भाजपा के सर्वाधिक डिमांड वाले स्टार प्रचारक हैं। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल तो यूपी की सरहदों को लांघकर दूसरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे ही चुनावी राज्य राजस्थान में जब सीएम योगी ने बुलडोजर का जिक्र किया तो समूची चुनावी सभा तालियों से गूंज उठी। केकड़ी क्षेत्र में चुनावी सभा में योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के लिए कहा कि मैंने सुना है यहाँ कोई टैक्स लिया जाता है। ऐसे ही माफिया पहले यूपी में भी हावी थे। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ऐसे ही माफियाओं के लिए बुलडोजर लेकर आए थे। आप देखते होंगे कि जब यूपी का बुलडोजर चलता है तो अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। पूरे देश, खास तौर पर यूपी में इन दिनों बसपा और मायावती को लेकर काफी चर्चा हो रही है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू है, लेकिन बसपाई खेमे में सन्नाटा सा नजर आता है। सियासत के जानकार इसका मतलब निकालने में जुटे हैं कि आखिर जो पार्टी और जो नेता 4 बार यूपी जैसे राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हो वह एकदम से इतना खामोश क्यों है। इन्हीं कयासों के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गई। शुक्रवार को उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इससे पहले यूपी के आगरा में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बताया जाता है कि मायावती राजस्थान के यूपी से सटे क्षेत्रों में लगातार 8 जनसभाएं करेंगी। दरअसल मायावती के अचानक सक्रिय होने को उन आरोपों का जवाब बताया जा रहा है जिसमें बसपा को भाजपा की बी टीम कहा जाता है। यूपी की योगी कैबिनेट में जगह पाने का सपना देख रहे नेताओं के लिए मंत्रिमंडल विस्तार का हाल तारीख पर तारीख वाला बन गया है। अब कई बार टल चुका मंत्रिमंडल विस्तार एक बार फिर टल गया है। अब यह विस्तार 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का परिणाम आने के बाद ही होने की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि भाजपा इन चुनावी नतीजों के अनुसार ही जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को योगी कैबिनेट में शामिल करेगी। इस मौके पर जहां कुछ नए चेहरे मंत्री बनाए जाएंगे और कुछ के विभागों में अदला बदली होगी, कुछ मंत्रियों को कद बढ़ने की सौगात मिलेगी, वहीं कुछ की छुट्टी भी होगी। चर्चा है कि इन विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं को भी मंत्री पद का इनाम मिल सकता है। पुरानी कहावत है कि देश की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यह बात इसलिए कही जाती है कि यूपी न केवल देश का सबसे बड़ा राज्य है बल्कि देश में सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें यूपी से हैं। ऐसे में यूपी की सियासत को जानने वालों का हर समय व्यस्त रहना आम बात है। मौजूदा वक्त यह व्यस्तता काफी बढ़ी हुई है। इसकी वजह सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा लगातार दिए जा रहे सनातन विरोधी बयान बने हुए हैं। हर कोई जानना चाहता है कि क्या यह सपा की कोई रणनीति है या मौर्य अपने दम पर इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस मामले में आरोपों की आंच अखिलेश यादव तक पहुंच रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय उनकी चुप्पी पर सवाल उठा चुके हैं। अब योगी सरकार के मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने भी इसी तरह का बयान दिया है। सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि सपा हमेशा राम भक्तों और कांवड़ियों पर प्रहार करती रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जनता नकार चुकी है और उनके विवादित बयानों का मकसद अखिलेश ही बता सकते हैं। मंत्री ने कहा कि यह बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं बल्कि अखिलेश यादव का है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार नए कीर्तिमान रचने में जुटी हुई है। अब यूपी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत नया कीर्तिमान बनाकर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। यूपी में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 4,15,41,992 से अधिक हेल्थ कार्ड जारी हुए हैं। यह संख्या समूचे देश में सर्वाधिक है। इसके लिए यूपी में देश में पहला स्थान मिला है, जबकि दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर कर्नाटक और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश है। यूपी को यह उपलब्धि हासिल होने के पीछे योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे उस विशेष अभियान को वजह बताया जा रहा है जिसमें पात्र लाभार्थियों के लिए 100% आयुष्मान कार्ड जारी किए जा रहे हैं। एक नहीं अनेक मौकों पर त्रिनेत्र यानी तीसरी आंख, जिसे हम कैमरे की नजर में कह सकते हैं, अपनी उपयोगिता साबित करती है। पुलिस तमाम अपराधों का कैमरों को खंगालकर खुलासा कर चुकी है। इसी उपयोगिता को देखते हुए यूपी पुलिस द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत महानगरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों और ग्राम पंचायतों के महत्वपूर्ण स्थानों पर जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। शुक्रवार को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने इसी संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। डीजीपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए 7,18,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन अभी भी गांव, कस्बे और ब्लैक स्पॉट में कैमरे लगाना बाकी है, जिसके लिए काम चल रहा है। डीजीपी ने मुकदमों में पुलिस की सबल पैरवी पर बोलते हुए कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 284 व्यक्तियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
इनमें से बहुत ऐसे मामले हैं जिनमें 2 वर्ष के कम समय के अंदर सजा भी दिलाई गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो भाजपा पर लगातार हमलावर रहते ही हैं। अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी भाजपा पर बड़ा निशाना साधा है। बात दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की है। हकीकत में देखा जाए तो यह चुनाव विकास और स्थानीय मुद्दों से हटकर कौन कितनी फ्री की रेवड़ी बांट सकता है, इस पर लड़ा जा रहा है। हर पार्टी दूसरे से 2 कदम आगे बढ़कर सौगातें देने की बात कर रही है। ऐसे में भाजपा ने भी सस्ती दरों पर गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पर एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर पर एक तरफ पीएम मोदी और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का फोटो लगा है, तो दूसरी तरफ लिखा है कि राजस्थान में गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने का वादा। इसी पोस्टर के दूसरे हिस्से में एक तरफ पीएम मोदी और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का फोटो लगा है। इस पर दूसरी तरफ लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा। अजय राय ने इस पर तंज कसते हुए पोस्टर में लिखा है कि यूपी में कब, 2024 में या 2027 में। अब बात यूपी के मौसम की। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 दिन बाद तापमान में बड़ा अंतर आ सकता है। 19 नवंबर को इसका असर पश्चिमी यूपी पर दिखेगा और 20 नवंबर तक यह लखनऊ पहुंच जाएगा। अनुमान है कि मौसम के करवट लेने से सर्दी बढ़ सकती है। इसकी वजह है कि बीते एक हफ्ते में न्यूनतम पारे में 4 डिग्री की गिरावट आई है। 2 दिन बाद पछुआ हवा चलने से नमी बढ़ने का अनुमान है, जिससे रात के साथ दिन का भी तापमान कम हो सकता है। उधर देश के समूचे पर्वतीय भूभाग में बर्फबारी और बारिश के चलते भीषण ठंड ने दस्तक दे दी है। मैदानी इलाकों में भी इसका असर हो सकता है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर।